Hello everyone, welcome to PW Government Exam Wala. I am Brijesh. Again, warm welcome to one short video series. आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन शक्ति के साथ लगे हुए होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके लिए वन शॉर्ट सीरीज में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम होगा भारत में नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और साथ में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे, इंडियाज 5 ईयर प्लान को देखेंगे। तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट को इन डेप्थ में कवर करेंगे हम और साथ में चलिए अध्ययन करते हैं 5 ईयर प्लान का। तो सबसे पहले ये बात आती है कि आर्थिक नियोजन की संकल्पना भारत में आई कहां से, कब से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्थिक नियोजन है उसके लिए आर्थिक नियोजन कहाँ पे है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारा आर्थिक नियोजन का जो संदर्भ हमने अपनाया वह कहाँ पे है। तो आप कहोगे यह आर्थिक नियोजन हमारे संविधान की समवर्ती सूची में मेंशन है। अब संविधान की समवर्ती सूची क्या है? आप कहोगे कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में आप कहोगे शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दिया गया है, 3 सूचियां दी गई हैं। उसमें कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन का उल्लेख है। उसी संकल्पना, उसी के साथ हम आर्थिक नियोजन को स्वतंत्रता के बाद शामिल करते हैं। पर अगर बात करें कि स्वतंत्रता से पहले यह बात कहां पे आई थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक नियोजन के लिए 1938 में क्या किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो आप कहोगे 1938 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1935 में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, जिसमें हम आर्थिक नियोजन की बात की। और उसके बाद हम बात करेंगे तो 1945 में एक आर्थिक योजना प्रस्तुत की गई। सबसे पहले आर्थिक योजना जो प्रस्तुत की गई वह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत की गई। ये तो हुई कुछ बातें स्वतंत्रता के पहले। फिर उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद आर्थिक नियोजन का कार्य किसे सौंपा गया, कैसे किया गया? तो आप जानते हो आर्थिक नियोजन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का निर्माण किया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए क्या बनाया जाता है? तो आप कहोगे योजना आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग का गठन किया जाता है। प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो आप कहोगे मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है। और प्लानिंग कमीशन ही क्या करेगी? भारत में नियोजन का कार्य सौंपा गया। आर्थिक नियोजन का काम योजना आयोग को सौंपा गया। और अब आप जान लीजिए योजना आयोग कैसी संस्था है? तो आप कहोगे ये कैसी संस्था है? यह कार्यकारी संस्था है। और इसके प्रमुख कौन होंगे? तो इसके प्रमुख हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होंगे, तो इसके प्रमुख हमेशा कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। और यह आर्थिक नियोजन का काम करेगी, भारत में आर्थिक नियोजन को तैयार करेगी। और फिर इस नियोजन को लागू कराने के लिए एक नई संस्था बनाया गया, उसको हम बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या कहेंगे हम? तो आप कहोगे एनडीसी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसका क्या काम होगा? तो जो योजना बनाई जाएगी उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाएगा। ये क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। तो इस तरीके से आर्थिक नियोजन के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है कि मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया जाता है, जिसको भारत में आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी दी जाती है। अब इस आर्थिक नियोजन में आर्थिक
नियोजन के लिए योजना आयोग मुख्य संस्था होती है जो एक मसौदा तैयार करेगी और उस मसौदा का अनुमोदन करने के लिए एक और नई बॉडी हमने बनाया, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और यह इसको क्या करेगी, इस योजना को आगे कार्यान्वित करने के लिए मुख्य कार्यकारी संस्था बनेगी। अब हम बात करें, अगर कुछ मुख्य बातें और आप जानें कि जैसे भारत में जो नियोजन का कॉन्सेप्ट है, नियोजन या प्लानिंग कहें, यह कहां से लिया गया है। नियोजन का कॉन्सेप्ट कई प्रश्नों में पूछा गया है कई बार कि कहां से आया है, तो आप कहोगे कहां से लिया गया है, तो उस समय के यूएसएसआर, कहां से आप कहोगे सोवियत संघ से, हिंदी में कहें हम तो यह कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से हम किसके लिए, आर्थिक नियोजन की संकल्पना को लिए। और इस आर्थिक नियोजन की संकल्पना को एक समाजवादी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम अपना पहला प्लान लेके आते हैं। तो यह रही बात हमारी स्वतंत्रता के बाद नियोजन की ओर कैसे कदम बढ़ें। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एक फुल फ्रेम में पहला प्लान आता है। और पहला प्लान कब आता है, तो आप कहोगे भारत की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हो जाती है। कब हो जाती है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हो जाती है और यहीं से हमारा पहला प्लान बन के आता है। तो जो हमारा पहला प्लान होगा 1951 टू 1956 तक होगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से बनेगी, तो 1951 से 1956 के में बनेगी। यह बात हुई। इसके अलावा हमें क्या जानना होगा, आप कहोगे कि हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56 रही। अब इसमें हमारा डेवलपमेंट का, ग्रोथ का टारगेट क्या होगा, तो हमने 2.1% अपना टारगेट रखा। आर्थिक विकास का टारगेट 2.1% रखा, जबकि 5 वर्ष के उपरांत हमने 3.6% अचीव किया। आप कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना हाईली सक्सेस होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न इसमें आता है कि पहली चीज तो आपने देख लिया, भारत में जो पहली योजना बन के आती है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या होगा, 1951 से 1956। टारगेट क्या होगा, 2.1% टारगेट होगा। अचीव हम कितना करेंगे, 3.6% हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यह बनता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पे आधारित है, तो आप कहोगे यह हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित है। कौन से मॉडल पे आधारित है, हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज और देखते हैं। इस परियोजना में, जो इस पंचवर्षीय योजना में कई प्रमुख योजनाएं बनाई गई, कई प्रमुख परियोजनाओं का रूप दिया गया, जिसमें डैम का निर्माण मुख्य रूप से था। डैम का निर्माण मुख्य रूप से देखा जाता है, बांध का निर्माण। और आप जानते हो कि यह बात भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पहले प्रधानमंत्री होंगे, वही पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो पदेन प्रधानमंत्री होगा, जो पदेन प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनेगी, किनके नेतृत्व में कार्य किया जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काम किया जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध हमारे आधुनिक मंदिर है। उन्होंने बांध का किससे संबंध रखा था, आधुनिक मंदिर कहा था, ध्यान रखना है। तो इसमें दो बांध प्रमुख रूप से हम देखेंगे, एक भाखड़ा नागल बांध का बनता है और दूसरा हीराकुंड बांध बनता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी में बना है, तो आप कहोगे यह सतलज नदी में बना है। किस में बना है, सतलज नदी में, या सतलज नदी कह सकते हैं, सतलज नदी में बना हुआ है। और कहां पे स्थित है, तो ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में, आप क्या कह सकते हैं, आप हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में है यह बांध स्थित है। दूसरा जो प्रमुख बांध बनता है वह हीराकुंड बांध होता है। हीराकुंड बांध भी आपको पता होना चाहिए किस नदी में अवस्थित है, किस नदी में बना है, तो आप कहोगे किस नदी में, यह महानदी में बना है, महानदी में बना है। और स्थिति किस राज्य में है ये, तो आप कहोगे मुख्य रूप से कहां पे है ये, ओडिशा राज्य में है, ओडिशा में यह है स्थित है। साथ में
आप देखोगे कि यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित होती है, कहाँ स्थापित की जाती है, तो आप कहोगे चेन्नई में 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना होती है उसी के दौरान जो हमारा पहला कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, वो कौन सा होता है, एसबीआई। तो एसबीआई का नेशनलाइजेशन किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आप कहोगे पहली पंचवर्षीय योजना में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ, 1955 में। ध्यान रखना है डेट, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। अब आप ध्यान देना कि हम पहली पंचवर्षीय जो हमारा आप कहोगे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके बारे में एक बार फिर से ब्रीफ कर दें। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे 1951 से 1956 के बीच होगा। इसका टारगेट क्या होगा, तो आप कहोगे इसका टारगेट 2.1% रहता है और हम अचीव कितना करते हैं, आप कहोगे हम इसको अचीव कितना करते हैं, 3.6% करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि किस मॉडल पे आधारित है, तो आप कहोगे ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित है। ध्यान रखना है किस मॉडल पे आधारित है, हेराल्ड-डोमर मॉडल पे यह आधारित होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप कहोगे कृषि का विकास। कृषि उद्देश्य क्या होता है यहां पे, तो कृषि सिंचाई मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो आप कहोगे कृषि सिंचाई एवं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास क्या हो जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है यहां पे। और बात करें और क्या चीज आपको ध्यान रखना है, तो इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें प्रमुख परियोजनाएं क्या हुई। प्रमुख परियोजनाएं क्या हुई, एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन करा रहा हूं। प्रमुख परियोजनाओं में आप कहोगे कि यहां पे भाखड़ा नागल, कौन सा, भाखड़ा नागल बांध बनाया जाता है। किस नदी पे बनाया जाएगा, तो आप कहोगे सतलुज नदी पे बनाया जाएगा। दूसरा आप कहोगे कि कौन सा बांध बनाया जाएगा, हीराकुंड बांध बनाया जाएगा। किस नदी पे बनाया जाएगा, तो आप कहोगे महानदी में। कहां पे बनाया जाएगा, महानदी में हीराकुंड बांध बनाया जाएगा। इसके अलावा आप कहोगे कि यहां पे एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, तो आप कहोगे जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इतनी बात फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे 1956 से 1961। क्या टाइम पीरियड होगा, तो आप कहोगे 1956 से 1961 इसका टाइम पीरियड होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो आप कहोगे पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। कौन सा मॉडल है, तो ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ध्यान रखना है पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है, भारत में सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस में हम 29 जून को क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है इन्हीं के उस पे हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या होगी, तो आप कहोगे 1956 से 1961 होगी। मॉडल कौन सा होगा, यहां मॉडल होगा पीसी महालनोबिस मॉडल। और ध्यान रखना है इस जो योजना है सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण। इस बात से आप ध्यान रखना है कि जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण। ध्यान रखना है भारी उद्योगों की स्थापना। ध्यान रखना क्या हो जाएगी, आप कहोगे यहां पे जो भारी उद्योग होंगे, भारी उद्योग की स्थापना एवं तीव्र औद्योगिकीकरण, इसका क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी होते हैं जिनको हमको देखना है। पहले टारगेट देख लेते हैं। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका टारगेट क्या रहता है, आप कहोगे लक्ष्य 4.5% था और हमने प्राप्त कितना किया, 4.2% प्राप्त किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी सफलता के एकदम करीब थे, या सफल ही कह सकते हैं आप। तो यहां पे और साथ में इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक हमने पढ़ा इसका समयकाल 1956 से 1961। इसका मॉडल क्या होगा? आप कहोगे इसका मॉडल होगा पीसी महालनोबिस। उद्देश्य क्या होगा? भारी उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। लक्ष्य क्या होगा? आप कहोगे 4.5% लक्ष्य होगा। अचीव कितना किया? 4.27% हम अचीव करते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम यहां पे क्या करेंगे? स्टील प्लांट की स्थापना करेंगे। ध्यान रखना है 3 स्टील प्लांट की स्थापना होती है। 3 यहां पे स्टील प्लांट की, आप इसमें क्या ध्यान रखना है, इस यहां पे स्टील प्लांट की स्थापना होती है। प्रमुख 3 स्टील प्लांट जिसकी स्थापना होती है इसके बारे में भी जानना है। कौन सा? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना होती है। ध्यान रखना राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना होती है। और कौन सी स्टील प्लांट की स्थापना होगी? तो आप कहोगे भिलाई की स्थापना होगी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होगी। और किसकी होगी? तो आप कहोगे दुर्गापुर स्टील प्लांट। यहां पे 3 स्टील प्लांट की स्थापना किया जाता है और यह बाह्य सहयोग से होता है। तो तीनों को किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया इसको भी ध्यान रखना है। जब हम राउरकेला स्टील प्लांट की बात करेंगे तो किसके सहयोग से स्थापित होगा? आप कहोगे यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित होगा। और कहां पे स्थापित होगा? तो आप कहोगे ये पश्चिम बंगाल में स्थापित होगा। वेस्ट बंगाल में क्या होगा? इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरे जब हम स्टील प्लांट की बात करते हैं, दूसरे इस्पात उद्योग की बात करते हैं, भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से स्थापित होगी? तो आप कहोगे जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से होगी? तो ये यूएसएसआर, वर्तमान में जो रसिया है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित होगी। भिलाई स्टील प्लांट कहां स्थित है? तो आप कहोगे यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यह यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आप कहोगे दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पे है? दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पे स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना है आप। यहां पे आपको ध्यान देना है जो राउरकेला है, राउरकेला कहां पे होगा? यहां पे हमें राउरकेला कहां पे होगा? आप कहोगे राउरकेला की स्थापना कहां पे होगी? उड़ीसा में होगी। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होगी। और दुर्गापुर की स्थापना कहां पे होगी? आप कहोगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थापना होगी। इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित होगी। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से कहां पे होगी? छत्तीसगढ़ में होगी। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित होती है। यह बात मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो एक बार जल्दी से हम सेकंड 5 ईयर प्लान को, सेकंड जो हमारा पंचवर्षीय योजना है उसको रिकैप करते हैं। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो आप कहोगे 1956 से लेके 61 का होगा। इसका टारगेट क्या होगा? तो आप टारगेट कहोगे 4.5 रहता है। और हम अचीव कितना करते हैं? तो हम 4.27 अचीव करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो आप कहोगे इसका उद्देश्य हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण। तीव्र औद्योगिकीकरण उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही सार्वजनिक उद्योग की स्थापना, सार्वजनिक उद्योग की स्थापना इसका उद्देश्य हो जाता है। और इसमें हम बात करें इसका मॉडल कौन सा होगा? तो आप कहोगे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस क्या हो जाएगा? ये महालनोबिस मॉडल होगा। और इसमें हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख कार्य में हम क्या देखते हैं? 3 स्टील प्लांट की स्थापना होती है। कौन से? दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पे? वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से? यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। फिर हम देखते हैं राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे? ओडिशा में स्थापित होता है। किसके सहयोग से? तो आप कहोगे जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। फिर तीसरा भिलाई स्टील प्लांट कहां पे स्थापित होगा? तो आप कहोगे भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। किसके सहयोग से? तो यूएसएसआर के सहयोग से। ध्यान रखना, इसी के साथ यहां पे पहला निजी इस्पात
केंद्र या स्टील प्लांट भी स्थापित होता है। कौन सा है? वह टिस्को है। टिस्को की भी स्थापना कहां पे होती है? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ही होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय के क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को, थर्ड 5 ईयर प्लान को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए थर्ड 5 ईयर की प्लान की पीरियड क्या होगी। तो आप कहोगे 1961 टू 66, ये क्या हो जाएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल हो जाएगा। उसके बाद कहें कि इसका उद्देश्य क्या होगा? बैलेंस्ड एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री फॉर सेल्फ रिलायंस। यहां पे सबसे पहली बार आत्मनिर्भरता की बात की जाएगी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की बात की जाएगी। और बात करें इसका टारगेट क्या होगा, तो आप कहोगे टारगेट होगा 5.6% का, और हम अचीव कितना करेंगे? तो अचीव करेंगे 2.4%। हम क्या करेंगे? अचीव करेंगे। और कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी उसका मॉडल क्या होगा? तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ध्यान रखना है, सुखमय चक्रवर्ती क्या होगा? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल होगा। कौन सा? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल होगा। हमने टारगेट बता ही दिया, 5.6% का हमारा टारगेट होगा, और हम अचीव कितना करेंगे? 2.4% हम अचीव करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी तो उसमें कुछ प्रमुख कार्य क्या किए जाएंगे। तो इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, किसका? आप कहोगे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाएगी। कब की जाएगी? तो एफसीआई की स्थापना 1965 में की जाएगी। ध्यान रखना, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की जाएगी। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की जाएगी? 1964 में की जाएगी। यहीं पे जो सीएसीपी जो क्या करता है? एमएसपी की घोषणा करता है, उसकी भी स्थापना एफसीआई के साथ की जाएगी। आईडीबीआई की स्थापना की जाएगी, और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की भी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही की जाएगी। और क्या होगा? यहां पे ऑपरेशन फ्लड आएगा 1964 से 65 के बीच में, ऑपरेशन फ्लड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत किस में होगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में होगी। ध्यान रखना है। इसके अलावा यह पंचवर्षीय योजना आप देखोगे क्या होती है? फेल होती है, क्योंकि हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमने टारगेट कितना रखा था? 5.6 का टारगेट रखा था। यहां पे हम टारगेट, आप कहोगे कि इसमें टारगेट क्या था? 5.6 का टारगेट था, और हम अचीव कितना किए? हम प्राप्त कितना किए? 2.4%। हम एक तरीके से क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उस दौरान भारतीय राजनीतिक उथल पुथल या हम वैश्विक समस्याओं को देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि 1962 में क्या हुआ? हमारा चीन के साथ युद्ध होता है। 1965 में क्या होता है? हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो इस वजह से बहुत सारी इन वजहों के एक वजह है जिसके वजह से इसको हम जो टारगेट था उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ में ध्यान रखना है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर बात करें हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। यह भी आपको जानना जरूरी है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप क्या बताओगे? एमएस स्वामीनाथन। एमएस कौन? एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो हम अगर बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आप क्या कहोगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या होगा? आप कहोगे इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 1961 से 1966 इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। टारगेट हमने देखा 5.6, अचीव किया 2.4। और यहां पे क्या करना है? अपनी अर्थव्यवस्था को, उद्देश्य क्या होगा? आप कहोगे अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वस्फूर्त बनाना। स्वस्फूर्त भी आता है, स्वस्फूर्त बनाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। प्रमुख रूप से हम देखेंगे क्या हुआ, तो आप कहोगे इसमें मुख्य कार्य के रूप में एफसीआई की स्थापना होती है।
एफसीआई की स्थापना होती है। और क्या होता है, आप कहोगे सीएसीपी जो क्या करेगा, एमएसपी को देगा, उसकी स्थापना होगी। आप कहोगे आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। आप कहोगे यूटीआई की स्थापना होगी। आप कहोगे इसमें क्या आया, हरित क्रांति आया। यह महत्वपूर्ण योगदान होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हम थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसके असफल होने के बाद हम जो पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में क्या करते हैं, एक तरीके से अवकाश लेते हैं और 1966 टू 1969 के बीच में हम क्या कहते हैं, इस पीरियड को प्लान हॉलिडे कहते हैं या योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है 1961 टू 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत तरीके की समस्याएं, जैसे हमने देखा भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद हम इस योजनाओं पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में अवकाश लेते हैं और ये 3 वर्ष का अवकाश लेते हैं। कब लेते हैं, ध्यान रखना, पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश लेते हैं। कब, 1966 टू 69 के बीच। इस दौरान मुख्य रूप से हम देखते हैं हरित क्रांति को और आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हरित क्रांति की शुरुआत जब प्रश्न में आएगा तो आप क्या कहोगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में होता है, बट पूर्ण रूपेण यह लागू और इसका विस्तार कब होता है, योजना हॉलिडे के रूप में होता है। और हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में MS स्वामीनाथन या भारत में जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को हम जानते ही हैं। तो यह रहा हम योजना हॉलिडे। पहला योजना अवकाश कब प्रारंभ होगा, तो आप कहोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान हमने देखा था हमने क्या देखा था, 1966 टू 69, ये 3 ईयर का क्या था, प्लान हॉलिडे था। इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी वह 1969 से 1974 के बीच में होगी। यहां पे हमारा उद्देश्य होगा स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। हम क्या कहेंगे, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। यह जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना रहती है यह किस पे आधारित होगी, तो आप कहोगे यह गॉडगिल फार्मूला पे आधारित होगी। तो गॉडगिल फार्मूला पे आधारित कौन सी होगी, आप कहोगे चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली हमने देखा था हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरी देखा था पीसी महालनोबिस मॉडल, तीसरी देखा था सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल, और चौथा कौन सा है, गॉडगिल फार्मूला पे आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें अगर मुख्य कार्य के रूप में देखा जाए तो मुख्य कार्य क्या होता है, यहां पे 14 बैंक का नेशनलाइजेशन होता है। ध्यान रखना है कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। प्रमुख कार्य में हम देखेंगे तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख सकते हैं, जैसे हमने बताया मुख्य उद्देश्य क्या होगा, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण स्लोगन क्या आता है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हालांकि यह बात ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से गरीबी हटाओ की बात 5वीं में करेंगे, हम 5वीं में हम करेंगे, पर शुरुआत चौथी में हो जाती है। अगर प्रश्न में आना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न में अगर आता है कि गरीबी हटाओ योजना किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट है, तो क्या जवाब दोगे आप कहोगे यह क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है। इसके अलावा ध्यान देखेंगे इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन होगा, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होंगी। और हमारा टारगेट क्या रहता है, 5.7 रहता है, और हम अचीव क्या करते हैं, 3.3% हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इस ड्यूरेशन में भी आप देखोगे 1971 में भी क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। ध्यान रखना है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और इसी युद्ध
के बाद ही तो क्या होता है, आप कहोगे बांग्लादेश का जन्म होगा। 1971 में ही तो पाकिस्तान, जो भारत का पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान का हिस्से को अलग करके बांग्लादेश का यहीं पे जन्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास हो जाएगा। और दूसरी बात, इस समय प्रधानमंत्री कौन होगी, इंदिरा गांधी होंगी। और हमारा टारगेट 5.7 होगा, अचीव करेंगे 3.3। और इस समय आप मुख्य रूप से कार्य में देखेंगे तो कार्य क्या कहोगे आप, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14th बैंक का नेशनलाइजेशन होगा, 1969 में होगा। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना कब होगी, तो 1971 में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना होगी। साथ में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया जाएगा, 1974 में। तो ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना में आप कहोगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया जाएगा और इसका नाम क्या होगा, तो आप इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हो, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हो। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण होता है और 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है। टारगेट कितना होगा, तो आप कहोगे टारगेट होगा हमारा 5.7, अचीव कितना होगा 3.3। कौन सा मॉडल होगा, गाडगिल फार्मूले पर आधारित होगा। यह रही मुख्य बातें चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से होगी, तो आप कहोगे 1974 to 79। ये क्या होती है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पर ध्यान रखना, ये 79 तक नहीं चलती है। कब तक चलेगी, तो जो इसका समय पीरियड होगा यह होगा 1974 से 1978। क्यों, यह 4 वर्ष ही चलती है। आप कहोगे कि यहां पे इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और नई सरकार जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कब, 1978 में। और तब प्रधानमंत्री बनेंगे मोरारजी देसाई। तब पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिलसिला है उसमें रुकावट आएगी। तो ध्यान रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1974 से 1978। यह भी प्रश्न में अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने पूरे 5 वर्ष पूरा नहीं की, 4 वर्ष की ही थी, तो आप क्या कहोगे, यह चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी होगी, सॉरी, पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी होगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने समय काल को पूरा नहीं करती, 4 वर्ष की ही होती है। इसमें ध्यान रखना है, पांचवी का मुख्य उद्देश्य, 5th जो 5 ईयर प्लान होगा उसके मुख्य उद्देश्य में क्या आ जाएगा, गरीबी हटाओ। ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट है। आप कहोगे गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का भाग है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो आप कहोगे गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और इसके लिए आप ध्यान रखना है, जो गरीबी हटाओ के नारा के साथ इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में मिनिमम वेज प्रोग्राम भी चलाया गया। क्या चलाया गया, ध्यान रखना है, मिनिमम वेज प्रोग्राम चलाया गया। मिनिमम वेज प्रोग्राम चलाया गया, मिनिमम वेज प्रोग्राम चलाया गया है। और क्या किया गया है, आप कहोगे इसी के साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम का भी संचालन किया गया। किसके लिए, गरीबी हटाने के लिए। यह मुख्य बात होती है। चलिए कुछ और बातों को सीख लेते हैं यहाँ पे। इसकी अवधि 1974 से 1978 तक रहेगी। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, उद्देश्य में क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीबी का उन्मूलन, सामाजिक न्याय। प्राथमिकता किसमें दी जाएगी, कृषि को, और साथ में उसके बाद उद्योग और खनन गतिविधियों को यहां पे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो 5th 5 ईयर प्लान होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी, उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट 4.4 होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का टारगेट 4.4 होगा। और यहां पे हम अचीव कितना करेंगे तो 4.8%, 4.8% का क्या होगा, यहां पे हमारा
सारा अचीवमेंट होगा। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना होगा उसके प्रारूप का निर्माण कौन करेगा, ध्यान रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का निर्माण डीपी धर, इसको कौन सा मॉडल कहेंगे, डीपी धर मॉडल कहेंगे। तो हम अगर बात करें, एक बार आपको क्विक रिवीजन कराएं, अगर क्विक रिवीजन में देखेंगे कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, पांचवी पंचवर्षीय जो आपकी योजना होगी उसका समयकाल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे 1974 से 1978 का टाइम पीरियड होगा। दूसरी प्रमुख चीज देखोगे, इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होगी, तो इस समय प्राइम मिनिस्टर होंगी इंदिरा गांधी, ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी ही क्या होंगी, प्राइम मिनिस्टर होंगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा, यहां पे प्रमुख उद्देश्य या नारा कहें, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का क्या होगा, उद्देश्य होगा, पॉवर्टी एलिमिनेशन का उद्देश्य होगा। इसके लिए आप करोगे, क्या कहोगे कि मिनिमम वेज प्रोग्राम की, कौन सा, मिनिमम वेज प्रोग्राम की शुरुआत होती है, ध्यान रखना, मिनिमम वेज प्रोग्राम की क्या होती है, शुरुआत होती है। साथ में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या होती है, शुरुआत होती है। मॉडल बताना होगा, किसका मॉडल क्या है, तो आप क्या कहोगे, यह मॉडल कौन सा है, डीपी धर मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मॉडल है, तो आप कहोगे डीपी धर मॉडल ये हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यहीं पे क्या बोलते हैं, मिनिमम वेज प्रोग्राम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और 20 सूत्री कार्यक्रम। और कार्य क्या किया जाएगा, यहां पे देखना, इसी समय और कार्यक्रम में क्या किया जाएगा, इसी समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। कब की जाएगी, आप कहोगे 1975 में की जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की जाएगी, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो जाएगी। ध्यान रखना है इसका टारगेट क्या होगा, इसमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसका लक्ष्य क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तो आप कहोगे 4.4% क्या होगा, टारगेट होगा। और अचीव कितना होगा, ध्यान रखना है, अचीव कितना होगा, तो आप कहोगे 4.8% अचीव होगा। मतलब जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी यह पूर्ण रूप से सफल योजना होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसके पहले आपको पता होना चाहिए 1978 में क्या होता है, 1978 में अब तक जो कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी वह कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो आप कहोगे मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं, पहले गैर कांग्रेसी, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार होती है जनता पार्टी की सरकार, और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में अब जो पंचवर्षीय योजना का सिलसिला है उसको रोक के हम एक नया प्लान, जिसे क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना का प्रारंभ करते हैं। रोलिंग प्लान की शुरुआत कब होगी, तो आप कहोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान की शुरुआत होती है। और कब तक ये चलेगा, 1978 से 1980 तक चलेगा। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चलेगा। क्यों 2 वर्ष ही चलेगा, आप कहोगे 2 वर्ष ही क्यों चला, तो 2 वर्ष क्योंकि जो रोलिंग प्लान है 2 वर्ष ही चलने के पीछे कारण, क्योंकि फिर से कई वजहों के कारण, आंतरिक वजहों के कारण जो जनता पार्टी की सरकार है वह गिर जाती है। और फिर से जो नेतृत्व में कौन आ जाता है, इंदिरा गांधी फिर से नेतृत्व में आ जाती हैं। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आने के बाद फिर से क्या हो जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो जाती है। तो यहां तो ध्यान रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद क्या आएगा, योजना अवकाश आएगा। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश, फिर चौथी और पांचवी
दो पंचवर्षीय योजना फिर से लगातार चलेंगी और पांचवी के बाद फिर से हम देखेंगे रोलिंग प्लान आ जाता है। कब आता है? 1978 में आता है। कितने वर्ष के लिए आता है? 2 वर्ष के लिए प्रमुख रूप से आता है। और इस ड्यूरेशन में जो रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड होगा उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? तो आप कहोगे इस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई। इसके बाद जैसा हमने बताया कि इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और फिर से यहां पे छठी पंचवर्षीय के रूप में हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से कौन सी आ जाएगी? 6-5 ईयर प्लान आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो आप कहोगे जो छठी पंचवर्षीय है उसका टाइम पीरियड रहेगा 1980 से 85। ध्यान रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1980 से 85 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। यहां पे मुख्य फोकस क्या होगा? आप कहोगे मुख्य फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मुख्य रूप से फोकस क्या होगा? आप कहोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहां पे प्रमुख फोकस होता है। इसके बाद हम कहेंगे कि यहां के मुख्य रूप से प्रोग्राम कौन चलाया जाता है? तो आप कहोगे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार कब आता है? तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमको देखने को मिलेगा। और यहां पे हमारा टारगेट क्या होगा? आप कहोगे कि हमारा टारगेट कितना होगा? तो हमारा टारगेट 5.2% होगा। ध्यान रखना इस बात को कि हमारा टारगेट क्या होगा? तो हमारा टारगेट होगा 5.2% का टारगेट होगा और हम अचीव कितना करेंगे? 5.7%। इस बात को ध्यान रखना कि हम अचीव कितना करेंगे? 5.7% करेंगे। तो छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पहली बात ध्यान रखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? आप कहोगे 1980 से 85 के बीच क्या हो जाता है? 6-5 ईयर प्लान की शुरुआत होती। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? तो आप कहोगे 1980 से 85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। इसका मुख्य रूप से फोकस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य रूप से फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मुख्य रूप से फोकस होगा। प्रोग्राम क्या चलेंगे? IRDP मुख्य रूप से प्रोग्राम चलेगा। टारगेट क्या होगा? 5.2 होगा, अचीव करेंगे हम 5.7। कुछ और बातें देख सकते हैं यहां से। आपने देखा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। इसके पहले हम देख रहे थे नेहरूवादी समाजवाद का रुख था, अब हम लिबरलाइजेशन की ओर आते हैं। लिबरलाइजेशन या उदारीकरण से मतलब क्या होता है? आप कहोगे लिबरलाइजेशन का मतलब हम क्या करना, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको और लिबरलाइज करना, उनको आसान बनाना। ध्यान रखना है क्या है लिबरलाइजेशन का मतलब? जो नियम कानून शर्तें हैं उनको आसान बनाना, इसकी ओर शुरुआत होती है। साथ में हम प्राइस कंट्रोल के लिए प्राइस एलिमिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इस परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य होगा, जो छठी परियोजना होगी उसका भी मुख्य उद्देश्य क्या होगा? गरीबी हटाना, पॉवर्टी इरेडिकेशन ही इसका भी मुख्य क्या होगा? उद्देश्य होगा। साथ ही पॉवर्टी इरेडिकेशन के साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना भी मुख्य उद्देश्य रहता है। यहाँ पे टारगेट तो हमने देखा 5.2 है, अचीव कितना किया? 5.7 किया। और ध्यान रखना है कि यहां पे फिर से नेशनलाइजेशन होगा। हमने देखा था 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969। ध्यान रखना है 14 बैंक का नेशनलाइजेशन। इसके पहले हमने देखा था 14। सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही देखा था। क्या देखा था? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहोगे SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 14 बैंक का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो आप कहोगे 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। और फिर उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि 8 बैंक का नेशनलाइजेशन, 8 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो आप कहोगे 1980 में क्या होगा? 8 बैंक का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। उसके बाद आप यहां पे और देखोगे, साथ में इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है। इसमें ही क्या हो रहा है, नाबार्ड की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना हो रही है। नाबार्ड क्या है, तो आप कहोगे ये क्या है, नेशनल, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर आप क्या कहोगे, एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है, नाबार्ड है, डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना में। कब किया जाता है, तो आप कहोगे 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती। इस बात को ध्यान रखना है, नाबार्ड की स्थापना कब होगी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होगी। इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को और देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड फिर से रिवीजन 1980 से 85, आर्थिक उदारीकरण की ओर यह बढ़ता है और नेहरूवादी समाज का अंत माना जाता है। इसके बाद पर पूर्ण रूपेण उदारीकरण हम देखेंगे कब आएगा, तो जब 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी उसके बाद आएगा। अगर हम बात करें टाइम पीरियड तो हमने देख लिया, जो 6 के बाद, हाँ मुख्य रूप से हमने इस पीरियड को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सा हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 7वीं जो पंचवर्षीय योजना होगी, 7th 5 ईयर जो हमारा प्लान होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, आप कहोगे इसका टाइम पीरियड होगा 1985 से 1990। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1985 से 1990 ध्यान रखना है। और यह इस समय जो 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो आप कहेंगे राजीव गांधी क्या होंगे, भारत में प्रधानमंत्री होंगे। इसका भी उद्देश्य क्या होगा, आप कहोगे कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाना, साथ में अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और यहां पे हमारा टारगेट होगा 5%, हमारा टारगेट होगा, हम अचीव करेंगे 6%। टारगेट कितना होगा, 5%, अचीव कितना करेंगे, 6% अचीव करेंगे। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, तो इस मॉडल को बोलते हैं प्रणब मुखर्जी मॉडल। और इस मॉडल को क्या कहेंगे, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी उसका मॉडल क्या होगा, मॉडल होंगे प्रणब मुखर्जी मॉडल पे आधारित होगी। और इस समय क्या आएगा, ध्यान रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और स्पीड पोस्ट आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्पीड पोस्ट किस में आएगा, तो आप कहोगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर से क्विक रिवीजन कब होगी, तो 7वीं कब होगा, टाइम पीरियड 85 से 90 ध्यान रखना है। 7वीं का टाइम पीरियड 85 से 90 होगा। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो राजीव गांधी इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे। उद्देश्य क्या होगा 7वीं का, तो आप कहोगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। लक्ष्य होगा 5%, अचीव होगा 6%। ध्यान रखना, लक्ष्य होगा 5%, अचीव होगा 6%। इस समय स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब होगी, तो आप कहोगे 7वीं पंचवर्षीय योजना से स्पीड पोस्ट की शुरुआत होगी। अब देखना है आपको 1991 का दौर याद होगा। हम 7 पंचवर्षीय योजना को कवर कर चुके हैं। हम कहां पहुंच चुके हैं, 1990 में। इस समय हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आप देखोगे बीओपी क्राइसिस आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगी, भुगतान संतुलन का संकट आएगा। यह एक आर्थिक संकट आता है। जब भी आर्थिक संकट आता है तो हम क्या लेते, विराम लेते। जैसे हमने देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब हम फेल हुए, जब हमने चीन के साथ युद्ध देखा, पाकिस्तान के साथ 1965 में देखा, फिर 1966 से 1969 तक हमने क्या किया, ब्रेक लिया। 66 से 59 तक ब्रेक, 69 तक ब्रेक लिया। फिर हमने देखा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब सरकार चेंज हुई तब रोलिंग प्लान आया। कब से कब आया, 78 से 80 के बीच में आया। 2 बार ब्रेक लिए, तीसरी बार ब्रेक लेते हैं हम आर्थिक संकट का सामना करने के कारण। और किसके बीच में, 1990 और 1992 के बीच में हम आराम लेते हैं। इस ड्यूरेशन में हम क्या कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म के रूप में हम जानते हैं। जो 1991 में क्या आया, नई आर्थिक नीति आती है। आपको पता है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। और इस नई आर्थिक नीति को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे एलपीजी। इस किस पे होगी, एलपीजी मॉडल पे आधारित होगी। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है, नियम कानून और शर्तों को आसान बनाना।
दूसरा प्राइवेटाइजेशन, ये क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, तो आप कहोगे सार्वजनिक स्वामित्व से, जो पब्लिक ऑनरशिप से हम क्या बदलना, प्राइवेट ऑनरशिप करना, सार्वजनिक स्वामित्व से निजी स्वामित्व में बदलना क्या है, प्राइवेटाइजेशन है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन, जी का मतलब क्या हुआ, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, भारत के बाजार को विश्व के अन्य बाजार, विश्व के अन्य देशों के बाजार के साथ कनेक्ट करना ही क्या है, आप कहोगे ग्लोबलाइजेशन है। तो 1990 में ग्लोबलाइजेशन आता है, एलपीजी मॉडल आता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट 8 ईयर प्लान में। फिर अब हम पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना से। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होगा, 1992 टू 1997। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ये हमारा क्या हो जाता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख टारगेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके साथ ही आपको पता है ड्यूरेशन फिर से 1992 टू 1997 क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है। टॉप प्रियोरिटी क्या होगी, आप कहोगे ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारी टॉप प्रियोरिटी होगी। और यहां पे बात करें कि इसी समय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी मॉडल को ऑफिशियली लेके आते हैं और हमारा टारगेट क्या होगा, 5.6 हमारा टारगेट होगा। हम अचीव कितना करेंगे, 6.8% हम अचीव करेंगे। आगे देखते हैं, कुछ और बातों को समझ जाते हैं। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन होगा, जॉन मिलर। ध्यान रखना 8वीं के मॉडल जॉन मिलर होंगे। टाइम पीरियड तो आपने देख ही लिया, 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। आप कहोगे नई आर्थिक नीति 1991 के कब आई, तो आप कहोगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई। यदि प्रश्न में पूछा जाता है एलपीजी मॉडल कब आया, तो आप कहोगे एलपीजी मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया। इसके बाद इसमें प्राथमिकता मानव संसाधन विकास की हुई और भारत इसी समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है, WTO का मेंबर बनता है। कब बनता है, 1 जनवरी 1995 में। तो अगर यह भी प्रश्न आता है कि भारत WTO का मेंबर कब बनता है, तो आप कहोगे 1 जनवरी 1995 में यह बनता है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम 8वीं पंचवर्षीय से फिर आगे बढ़ते हैं, किसमें, 9th 5 ईयर प्लान में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आप कहोगे 1997 टू 2002। कब होगा, 1997 टू 2002। अब आप देखोगे 8वीं से लेके हम 12वीं तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना होगी, तो 12 होगी। 8 से लेके 12 तक अब कंटिन्यू रहेंगी, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस 5 साल ऐड करते जाना है। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, ध्यान रखना है, इस समय 1997 टू 2000 के बीच में, इस बात को पहली चीज ध्यान रखना है। और दूसरा, हाँ मेन क्या है, टारगेट आपको ध्यान रखना है। टारगेट क्या है, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। आपको विकास करना है किसके साथ, न्याय और समता के साथ विकास हमारा टारगेट होगा। और इसी समय 50 साल पूरे होने पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर इसमें होते हैं। ध्यान रखना है, इस साल हमारा 50 ईयर कब पूरा होता है, तो 9th ईयर में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात किया था, कौन होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ही क्या होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद देखना है कि यह प्लान का टारगेट 7% रहता है, हम पाते कितना है, 5.6% अचीव कर पाते हैं। इस तरीके से देखते हैं, यह भी एक तरीके से फेल प्लान की ओर बढ़ता है। और इसमें यह भी उद्देश्य होता है गरीबी को पूर्ण रूपेण हटाना। और इस समय हम पोखरण परीक्षण करते हैं, 1998 का पोखरण परीक्षण करते हैं। इसके पहले हमने देखा था, कब देखा था, तो आप कहोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पोखरण परीक्षण हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा हुआ था, पोखरण नहीं, वहां पे हम देखेंगे स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। और 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था। वो क्या था, 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था। और अगर हम बात करेंगे 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था, किसके समय काल में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय काल में हुआ था। एक बार फिर मुख्य बातें यहां पे ध्यान रखना, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, टारगेट 7% अचीव करेंगे, 5.6%, मॉडल जॉन मिलर। यह मुख्य बातें होती किसकी, 9th 5 ईयर प्लान की। आगे बढ़ते हैं और 10th 5 ईयर प्लान को देख लेते हैं। 10th 5 ईयर प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वह 2002 से 2007 के मध्य होती है। टाइम पीरियड क्या होगी, 2002 से 2007। उद्देश्य क्या होगा,
आप कहोगे यहाँ पे उद्देश्य होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास और समतामूलक विकास। समावेशी और समतामूलक विकास इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि हम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को क्या करें, डबल करें। तो प्रति व्यक्ति आय को डबल करने का किस पंचवर्षीय योजना में होगी, तो आप कहोगे 10th 5 ईयर प्लान में होगा। नेक्स्ट कब तक डबल करना है, 10 वर्षों में डबल करना है। और यहां पे हमारा टारगेट 8% का होगा, हम अचीव करेंगे 7.2% अचीव करेंगे। और 10वीं पंचवर्षीय ही योजना में ही नरेगा आता है। ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एमजी नरेगा कब एक्टेड हुआ, 2005 में आया। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहां पे बात करें किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, रूरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें आपको पता है नरेगा या मनरेगा के तहत सरकार 100 दिन 100 डेज का आपको आज राइट देती है। किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट का राइट देती है। कब आया है, तो ध्यान रखना है यह प्रश्न यही आएगा कि नरेगा या मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में आई। तो आप कहोगे ये किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आती है। मुख्य इसका केंद्र क्या रहेगा, ग्रामीण विकास मुख्य रूप से केंद्र रहेगा। और यहां पे ध्यान रखना है कि नरेगा जो कार्यक्रम चालू हुआ कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को से प्रारंभ होता है। कहां पे, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है। और 2009 में इस पे पहले क्या होता है, 2005 में नरेगा एक्ट आता है, फिर 2009 में इसमें महात्मा जोड़ दिया जाता है, तब यह मनरेगा हो जाता है। तो नरेगा किस में आएगा, आप कहोगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। समावेशी विकास कहां पे किसका लक्ष्य होगा, तो आप कहोगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यह मुख्य बातें होती है। टाइम पीरियड तो आपको पता है 2002 से 2007। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में डबल करने का टारगेट किस में रखा जाएगा, आप कहोगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी के अनुपात को 15% तक कम करने का लक्ष्य किस में रखा जाएगा, आप कहोगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य 8% रहता है, हम कितना अचीव कर पाते हैं, 7.2% अचीव कर पाते हैं। इसके बाद चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। हाँ, कुछ बातें ये तो हमने देख लिया, 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। अब उसी के आगे क्रम से चलते जाना है। 10वीं का टाइम पीरियड 2002 से 2007। 11वीं क्या हो जाएगी, आप कहोगे 2007 से 12 हो जाएगी। 11वीं क्या हो जाएगी, 2007 से 12 हो जाएगी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो आप कहोगे मनमोहन सिंह क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और यह जो परियोजना, यह पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाई गई, आप कहोगे सी रंगराजन के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा लाई गई। इसकी थीम क्या थी, तो आप कहोगे तीव्र और समावेशी विकास, तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्र विकास एवं समावेशी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका टारगेट रहेगा। और ध्यान रखना है इसका टारगेट 8.1 रहेगा और हम अचीव कितना कर पाएंगे, 7.9% अचीव कर पाएंगे। मुख्य बात ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस में आएगा, आप कहोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। शिक्षा का अधिकार कब आया, तो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट से 2009 में आता है। पीएम आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ, तो आप कहोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और टाइम पीरियड 2009 रहेगा, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना में। आपको भी बहुत देर से इंतजार हो रहा होगा कि यह पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला कब समाप्त हो जाए। तो साथियों, अब हम उस समाप्ति की ओर आ रहे हैं जब यह 1951 से चला पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन होती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड आप कहोगे टाइम पीरियड 2012 से 17 होगा। और इसका एक्चुअली लक्ष्य क्या होगा, बुनियादी ढांचे का विकास, ज्यादा समावेशी, ज्यादा तीव्र विकास। पर साथ ही ये 2012 से तो प्रारंभ होता है, पर 2015 में ही इसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि इसके अब तक जो योजना बन रही थी, किसके द्वारा बन रही थी, योजना आयोग के द्वारा बन रही थी। अब इस योजना आयोग का ही समापन हो जाता है, इसके जगह पे नई संस्था आ जाती है। उस नई संस्था कौन सी है, तो आप कहोगे जी सर मुझे पता है, यह नीति आयोग है।
नीति आयोग की स्थापना कब होगी? आप कहोगे 1 जनवरी 2015 को होगी। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो आप कहोगे जैसा योजना आयोग के होते हैं ऐसा ही नीति आयोग के जो पदेन प्रधानमंत्री होंगे वह चेयरमैन होंगे। तो वर्तमान में हमारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो माननीय मोदी जी हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और बातें ध्यान दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ही क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। करंट में आप इन चीज को देख ले। तो साथियों, आपके साथ हमने पहली पंचवर्षीय योजना और इवन पहली से भी पहले क्या था नियोजन का स्वरूप, उसके साथ आज हम 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गए हैं। आशा करते हैं आपकी मेरी तरफ से तो आपके एग्जाम में जितने प्रश्नों को समावेश किया जाता है उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऐसे लेक्चर डिजाइन किया है। बट आप अपनी प्रतिक्रियाओं से बताइएगा कि यह लेक्चर आपके लिए, यह सेशन आपके लिए कैसा रहा। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतज़ार और आप अपने दोस्त मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। यह सेशन था यह यहीं पे समाप्त होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो हमारा सेशन है ये यहीं पे समाप्त होता है और हम आगे की कुछ बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।